हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक वंस अगेन। सो माय डियर स्टूडेंट, एज यू नो दैट एसएससी के द्वारा कैलेंडर रिलीज कर दिया गया है, एग्जाम कैलेंडर, जिसमें एसएससी जेई का एग्जाम डेट एंड नोटिफिकेशन डेट दोनों का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखोगे तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इन शॉर्ट में अगर मैं एक लाइन में आप लोग से मैं कहूँ तो डियर, अगले मंथ यानी अगस्त में 12 अगस्त से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। यानी नोटिफिकेशन डेट जो रखा गया है वो 12 अगस्त को आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा एसएससी जेई का। एंड फॉर्म फिलअप उसी दिन से आप कर सकते हो 2 सितंबर तक। एंड अगर मैं बात करूं सीबीटी फर्स्ट का जो एग्जाम होगा वो आपको नवंबर में देखने को मिलेगा, नवंबर 2022 को। हम लोग ये प्रेडिक्ट किए थे कि नवंबर या दिसंबर तक जो है ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, बट काफ़ी फास्ट हो रही है, काफ़ी जल्दी हो रही है। तो ये हम लोग अभी बना रहे हैं एसएससी जेई का गाइडेंस सीरीज, उसका ये थर्ड पार्ट हो जाएगा, थर्ड वीडियो हो जाएगा। तो 2 वीडियो आ चुका है। फर्स्ट वाले में हम लोग ये डिस्क्राइब किए हैं कि नोटिफिकेशन आया है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कब तक आपका सारे चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। सेकंड वाले वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि वैकेंसी कितना देखने को मिलेगा, बिकॉज एज यू नो दैट 18 के बाद 2018-19 के बाद वैकेंसी देखने को नहीं मिला है। ना तो 2021 में एग्जाम हुआ, ना ही 2022 में एग्जाम हुआ है। तो इन दोनों साल का जो है वैकेंसी है वो ऐड होकर इस बार आने वाली है। तो नंबर ऑफ वैकेंसी जो आपको देखने को मिलेगा वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। कितना देखने को मिलेगा आप जाकर चेकआउट कर सकते हो, जैसे मैंने कहा आपके एसएससी जेई के गाइडेंस सीरीज वाले प्लेलिस्ट में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी जेई का क्या होता है, सिलेबस क्या रहता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस जो एग्जाम हुआ इससे पहले उसका क्या सिलेबस था, इस बार यानी 2022-23 का जो एग्जाम होने वाला है उसमें क्या सिलेबस रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन किस सेक्शन से, टेक्निकल सेक्शन से कितना पूछा जाता है, नॉन टेक्निकल से कितना पूछा जाता है, सिलेबस क्या रहता है, टाइम आपको कितना मिलता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहता है, सब चीज़ के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ मतलब कितना मार्क्स का होता है, टाइम कितना दिया जाता है, A to Z। इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा जाता है, एज क्राइटेरिया क्या रहता है, एज रिलैक्सेशन कितना मिलता है, A to Z के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और जैसे मैंने कहा ये आपका एसएससी जेई का गाइडेंस सीरीज है, तो अभी और आपको वीडियो देखने को मिलेगा, लाइक एसएससी जेई का सैलरी कितना मिलता है, प्रमोशन कैसे होता है, बेस्ट बुक, सब्जेक्ट वाइज वेटेज, तो काफ़ी चीज़ें जो है वो आपको आने वाले दिनों में मिलेगा, जल्दी मिलेगा। मैं सब चीज़ वो गाइडेंस सीरीज ला दूंगा। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, मैं किसी भी एक एग्जाम को अगर मैं पकड़ता हूँ, अगर आपको गाइडेंस सीरीज लाता हूँ, मैं टारगेट कर लेता हूँ, तो सारी वीडियो में प्रोवाइड करा देता हूँ। जैसे मैंने कहा नोटिफिकेशन से लेकर क्या होता है प्रोसेस फिलअप करने का, सिलेबस क्या रहता है, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, सैलरी वगैरह कितना मिलता है, प्रमोशन कैसे देखने को मिलता है, अलाउंसेस कितना मिलता है, समझ आए। इसके अलावा बेस्ट बुक, सब्जेक्ट वाइज वेटेज, हर वो चीज़ आप कैसे यूटिलाइज कीजिएगा टाइम को, 3 मंथ टाइम में बता देता हूँ, 3 मंथ का प्लान में बता देता हूँ, A to Z में बता देता हूँ। और मेरे लिए मैटर नहीं करता कि व्यू कम आए या ज़्यादा आए, अगर मैं पूरा गाइडेंस सीरीज लाता हूँ तो पूरा लाता हूँ। अदर यूट्यूब की तरह नहीं हूँ कि भाई इस वीडियो में ज़्यादा व्यू आने वाला है तो उसको मैं बनाऊँगा, इस टॉपिक में वीडियो नहीं बनाऊँगा क्योंकि इसमें व्यू कम आएगा। मैं अगर आपको गाइड करूँगा तो पूरा मैं गाइड करूँगा विथ रिसर्च के साथ, क्योंकि एसएससी जेई में सीनियर जूनियर फ्रेंड सबको ही रहते हैं, अच्छे अच्छे पोस्ट में हैं, तो उनसे हेल्प लेके मैं आप लोग को पूरा का पूरा गाइड कर दूंगा। तो A to Z यहाँ पे मिलने वाला है। इसके अलावा मैं आप पहले बता देता हूँ एसएससी जेई का फ्री में कोर्स लाने वाला है यूट्यूब में। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्यूशन भी आपको कराएंगे विथ एक्सप्लेनेशन, एंड साथ ही साथ कंप्लीट थ्योरी वाला भी पार्ट जो है वो आपको फ्री में देखने को मिलेगा। तो चैनल में आप लोग मेरे साथ बने रहिए। चलिए डिस्कस करते हैं आज हम लोग सिलेबस के बारे में। और देखो डियर, सिलेबस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, बिकॉज सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़िएगा ना तो 50% स्ट्रेस यहीं खत्म हो जाता है, आधा तैयारी हो ही जाता है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू अगर सिलेबस रहिएगा तो सिलेबस से क्वेश्चन ज़्यादा बाहर नहीं पूछा जाता है, 90% जो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूछा जाता है। तो स्टिक टू द सिलेबस आपको फॉलो करना, जो सिलेबस में कहा गया है, जो टॉपिक्स कहा गया है। और ये कहाँ से पता चलेगा, ये पता चलेगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्यूशन से। जब आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सोल्यूशन लगाते जाइएगा, मैं आप लोग को समझाते चलूँगा, जो भी कोई टेक्निकल सब्जेक्ट या नॉन टेक सब्जेक्ट है, किस पोर्शन से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, किस चैप्टर से पूछा जाता है, सब चीज़ में एनालिसिस कर दूंगा। तो आप पकड़ लीजिएगा कि किस में मुझे जितना फोकस करना है, कितने में नहीं देना है। तो इस तरीके से अगर अपनाइएगा तो 100% आपको सक्सेस मिलेगा, जॉब भी ले सकते हैं। इसको कहा जाता है स्मार्ट तरीका अपनाना। और नहीं तो दूसरा क्या तरीका है कि पूरा पढ़ो, ठीक है, खूब पढ़िए, दिन रात पढ़िए, फिर भी आपका जॉब नहीं होगा। वो दूसरा तरीका है जो गधा तरीका कहा जाता है, वो नहीं करना है। मैं बार बार अभी बोल रहा हूँ, डांट के थोड़ा बोल रहा हूँ, बिकॉज समझो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग मेहनत करने के बाद आपको लगे कि सर मैंने बहुत पढ़ा लेकिन नहीं हुआ। स्मार्ट तरीका अपनाओ, पहले देखो कि क्या पूछा जाता है, किस टॉपिक से, कहाँ से। और मैंने सिंपली कहा प्रीवियस ईयर का एनालिसिस कीजिए, आपको पता चल जाएगा। और सिलेबस हमेशा फोटो को भी जेरॉक्स करके जहाँ पढ़ते वहाँ पे रखा कीजिए।
ठीक है, ये दो चीज़ तो आपको करना ही करना है। चलिए तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा एसएससी जेईई 2022-23 का एग्जाम पैटर्न क्या होता है। तो अगर मैं एग्जाम पैटर्न का बात करूं तो 2 पेपर में एग्जाम होता है, यानी फर्स्ट पेपर यानी सीबीटी फर्स्ट एंड मेंस वाला एग्जाम, प्री एंड मेंस बोलेंगे, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर बोलेंगे, या फिर सीबीटी 1 और सीबीटी 2 बोलेंगे, आप जो बोलो। फिलहाल अभी हम लोग बात करते हैं दोनों पेपर के बारे में। जैसे फर्स्ट पेपर का अगर मैं बात करूंगा तो फर्स्ट पेपर जो होता है वो आपको पूछा जाता है 200 नंबर का। कितना नंबर का पूछा जाता है? 200 नंबर का, जिसमें नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों रहता है। टेक्निकल मैं बात करूंगा तो टेक्निकल आपका रहता है 100 नंबर का, ठीक है, 100 नंबर का पूछा जाता है टेक्निकल, एंड नॉन टेक्निकल पूछा जाता है आपको 100 नंबर का। नॉन टेक्निकल में क्या क्या रहता है? नॉन टेक्निकल में 50 नंबर पूछा जाता है जनरल अवेयरनेस से, एंड 50 नंबर पूछा जाता है रीजनिंग से। जनरल अवेयरनेस में क्या क्या रहता है? इसमें आपको पूछा जाएगा करंट अफेयर, यानी करंट अफेयर्स में स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्या हो रहा है, ठीक है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्या हो रहा है। इसके अलावा इसमें आपका इंक्लूड हो जाता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सभी चीज़, स्टैटिक जीके भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा, सबसे बड़ा, लंबा, छोटा, फर्स्ट, ये सभी चीज़ इंक्लूड यहाँ पे हो जाएगा। समझ आए मेरी बात? के नहीं? चलिए रीजनिंग आपको पता है, मैं अभी और डिटेल वाइज डिस्कस करूंगा। एंड इसके बाद अगर मैं बात करूंगा जनरल इंजीनियरिंग वाला, तो ये आपको जो भी जिस स्ट्रीम से बिलोंग करते हो उसी स्ट्रीम से आपको पूछा जाएगा। ये चीज़ क्लियर कीजिएगा। अगर आप मैकेनिकल से हो तो मैकेनिकल से 100 पूछा जाएगा, ना तो इलेक्ट्रिकल सिविल वाला। जैसे अगर मैं बात करूँ, जैसे बहुत सारे अभी टाइम पे एग्जाम होता है जिसमें क्या होता है, जनरल इंजीनियरिंग में क्या होता है, अगर आप मैकेनिकल से हो तो मैकेनिकल से तो पूछा ही जाता, अदर ब्रांच से भी पूछा जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। 100 क्वेश्चन अगर आप मैकेनिकल से हो सिर्फ मैकेनिकल से ही पूछा जाएगा, और इलेक्ट्रिकल से तो इलेक्ट्रिकल से, सिविल से तो सिविल से। क्लियर माय पॉइंट? ओके। एंड दोनों मिलाकर आपको 2 घंटा का टाइम मिलता है, यानी 120 टाइम मिलेगा। तो आप देख सकते हो 200 आपको क्वेश्चन मिलेगा एंड 120 मिनट टाइम, यानी कि एक क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको 1 मिनट भी नहीं मिलने वाला। यानी कि काफ़ी आपको क्वेश्चन जो है वो मीडियम लेवल टू लो लेवल रहता, मतलब अच्छा खासा सिंपल क्वेश्चन रहेगा। बस वो हर टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछेगा, हर एक सिलेबस के हर एक टॉपिक से पूछना है। तो आपको ब्रॉड वाइडेड पढ़ना है, लेकिन बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना, गेट टाइप से नहीं पढ़ना है। थ्योरेटिकल ज़्यादा आपको फोकस रखना है, न्यूमेरिकली कम से कम रखना है, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट होना चाहिए, समझ के पढ़ना चाहिए। आगे डिस्कस करते हैं पेपर 2। जब आप फर्स्ट पेपर जिसका एग्जाम जैसे मैंने कहा नवंबर 2022 को होने वाला है, तो जब आप इसको क्वालिफाई कर जाओगे देन आप पेपर 2 यानी मेंस के लिए जाओगे। तो इसमें आपका 300 नंबर का पूछा जाता है, 2 घंटा इसमें भी आपको टाइम मिलता है, यानी कि इस बार आपको 300 मार्क पूछा जाएगा। एंड अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे ड्यूरेशन तो 2 आवर का रहता है, 2 आवर का रहता है, ठीक है। अच्छा ये मार्क्स था, सॉरी ये मार्क्स भी था और क्वेश्चन भी था, बात एक ही है। फर्स्ट सीबीटी का मैं बात करूँ, पेपर 1 का मैं बात करता हूँ, ये देखो मैक्सिमम मार्क्स है, तो 200 मार्क भी रहता है, 200 क्वेश्चन भी रहता है, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहता है, तो इसमें कन्फ्यूजन मत करना, 200 क्वेश्चन भी और 200 मार्क भी, 120 मिनट टाइम मिलता है। क्लियर? चलिए अब बात करेंगे पेपर 2। जैसे मैंने कहा अगर आप सिविल से हो तो सिविल से पूछा जाता है आपको क्वेश्चन 6, 7, 8 रहता है, जिसमें आपको रिटन टेस्ट होता है, आपको लिखना पड़ता है, उसमें आपको दिया जाए जैसे सेमेस्टर में आप कैसे लिखते हो, सिमिलरली यहाँ पे करना पड़ेगा। उसी तरह इलेक्ट्रिकल से हो तो इलेक्ट्रिक से आपको पूछा जाएगा कुछ क्वेश्चन 6, 7, 8, 10 या 10, 11। एंड अगर आप मैकेनिकल से तो मैकेनिकल से, इसके बारे में जिससे बता दूंगा, डोंट वरी, है ना। तो आपको 300 मार्क्स का रहता है, 2 घंटा आपको टाइम दिया जाता है, आप लिखो, इसका उस बेसिस पे आपको नंबर वहाँ पे अच्छा लिखोगे तो थोड़ा और अच्छा नंबर मिलेगा, कम तो कम नंबर। लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, ये पहला वाला जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मतलब एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन रहेगा, अगर आप सही किए तो सही, गलत तो गलत। नेगेटिव भी मार्किंग होता है, तो नेगेटिव अगर करोगे तो 0.33 नंबर कटेगा। बट यहाँ पे क्या होता है, राइटिंग लिखना पड़ता है, तो आप अगर अच्छा लिखे तो बहुत अच्छा नंबर मिलेगा, और अच्छा लिखे तो और नंबर अच्छा मिलेगा, मतलब नंबर तो मिल ही जाएगा अगर आप अच्छे लिखे तो उसमें डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए ये एग्जाम पैटर्न का मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, 2 पेपर में आपका होगा। टाइम का बात कर लिए, मैक्सिमम क्वेश्चन का बात कर दिए, क्या क्या पूछा जाए, सिलेबस ये बात कर लिए। अब थोड़ा और डिटेल वाइज हम लोग डिस्कस करते हैं सिलेबस। अब आ जाते हैं सिलेबस की ओर। सिलेबस का अगर मैं बात करता हूं तो 3 चीज़ जैसे मैंने कहा, फर्स्ट तो आपको रीजनिंग पूछा जाता है, सेकंड आपका जीए पूछा जाता है, जनरल अवेयरनेस, जिसे करंट अफेयर रहता है, अगर मैं मोटा मोटा बोलूँ करंट अफेयर रहता है। साइंस वगैरह भी पूछा जाता है डियर, ये ध्यान रखिएगा, साइंस भी एंड जीके भी, जनरल नॉलेज, इसी में आपका आ जाएगा हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सब कुछ। इसके अलावा ज्योग्राफी या फिर आपका करंट अफेयर तो मैं कह ही दिया, स्टैटिक जीके इसमें आ जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात नहीं। और साइंस भी और करंट अफेयर भी पूछा जाता है, ठीक है। एंड बाकी एक रहा टेक्निकल। अब थोड़ा और देख लेते हैं रीजनिंग में किस चीज़ से टॉपिक से जो मैक्सिमम इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस चीज़ के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो मैं आगे और करूँगा, जैसे मैंने कहा ना डेप्थ वाइज में बता दूंगा, किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा गया ये भी मैं बता दूंगा, ठीक है। अभी देखो जैसे एनालॉजी सिमिलरिटी से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, डिफरेंसेस पूछा जाएगा, अलग अलग डिफरेंस रहता है, फेस वाइज, टर्म वाइज, फिगर वाइज, है ना। स्पेस विजुअलाइजेशन से पूछा जाएगा,
प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस से, जजमेंट से, डिसीजन मेकिंग से, विजुअल मेमोरी से पूछा जाएगा, ठीक है, और रिलेशन कॉन्सेप्ट से, अर्थमेटिक रीजनिंग वगैरह, वर्बल नर्म वगैरह, फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक नंबर सिस्टम सीरीज, ठीक है, सिंबल, रिलेशनशिप, अर्थमेटिक, एनालिटिकल फंक्शन, इन सभी से आपको पूछा जाएगा। अगर जनरल अवेयरनेस मैंने कहा, जैसे यहाँ तो मैंने कह ही दिया हूँ, करंट अफेयर रहता है, चाहे इंडिया का मैं बात करूंगा, नाइबर कंट्री मतलब इंटरनेशनल करंट अफेयर से रहेगा। स्पोर्ट से आपका रहेगा, स्पोर्ट यहाँ पे नहीं है लेकिन स्पोर्ट रहता है, स्पोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स रहेगा, और साइंस से भी क्वेश्चन यहाँ पे रहता है, डियर ध्यान रखना। एंड जनरल पॉलिटी एंड जो साइंटिफिक रिसर्च वगैरह होता है, इन सब से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, समझ आए। और एक चीज़ ध्यान रखना, जो करंट अफेयर पूछा जाता है ना, तो करंट अफेयर जो हिस्ट्री रहेगा, पॉलिटी रहेगा, इकोनॉमिक्स रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा, ये डियर आपको करंट अफेयर पूछा जाएगा। अब बोलेंगे सर करंट अफेयर हिस्ट्री क्या होता है, मतलब आपको करंट में हिस्ट्री कोई चेंज हुआ है ना। अब बोलेंगे सर करंट में हिस्ट्री क्या है, मान लो कोई चीज़ नया खोजा गया है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में कुछ नया चीज़ मिल गया है, तो आपको वैसे क्वेश्चन कनेक्ट करके बोलेगा, ठीक है। पॉलिटी का बात करेंगे तो कोई अमेंडमेंट नया आया है, कोई नया बिल पास हुआ है, तो किस अमेंडमेंट के थ्रू आया, कौन सा आर्टिकल उसमें लागू हुआ है। राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है लेटेस्ट, तो आपको बोलेगा राष्ट्रपति का जो लेटेस्ट चुनाव हुआ है, ये चुने गए हैं, बताइए वो किस आर्टिकल में आते हैं राष्ट्रपति। समझ आए मेरी बात कि नहीं। तो ये दिमाग लगाना है कि मुझे अगर करंट अफेयर पढ़ना है तो जो अभी चीज़ हुआ है ना, उससे रिलेटेड थोड़ा सा पॉलिटी भी पढ़ ले, हिस्ट्री भी पढ़ ले, अगर कुछ कनेक्टेड है तो। सिमिलरली अगर ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो नया नया कोई बाउंड्री बनता है, या फिर नया कोई फॉर्मेशन होता है स्टेट का, सिटी का, समझ रहे मेरी बात की नहीं। कैपिटल नया बनता है, यूनियन टेरिटरी कोई बनता है, स्टेट को जैसे कुछ दिन पहले आपका जम्मू कश्मीर हुआ था, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, ये सभी से आपको कनेक्ट करके पूछा है, ज्योग्राफी से भी, ये भी। और वैसे भी स्टेटिक भी पूछा जाएगा आपको, पॉलिटी, स्टेटिक भी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपको सबसे क्वेश्चन रहेगा। स्टेटिक जीके से तो रहेगा ही रहेगा, सबसे बड़ा नदी, सबसे छोटा नदी, सबसे फर्स्ट कौन पीएम बना था, सबसे लास्ट, ये दिस दैट, इस टाइप से स्टेटिक जी को कहा है, जो चेंज नहीं होता, वो भी पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए, रिसर्च वगैरह, इन्वेंशन वगैरह, सबसे स्पोर्ट्स से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। बात करते हैं अब टेक्निकल में, अगर मैं बात करूं तो टेक्निकल में देखो, इलेक्ट्रिकल में बात करेंगे, मैकेनिकल का बात करेंगे, सिविल का बात करेंगे। यहाँ पे ज़्यादा डिटेल आपको नहीं दिया गया है, डायरेक्ट यहाँ पे दे दिया गया इलेक्ट्रिकल में बेसिक कॉन्सेप्ट, सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट, एसी फंडामेंटल्स, मेजरमेंट्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल मशीन, इसके अलावा किलोवाट मोटर, सिग्नल फेज, इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मशीन, जनरेटर, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। सिमिलरली मैकेनिकल का बात करेंगे तो टॉम हो गया, थ्योरी ऑफ मशीन, एमडी मशीन डिजाइन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सोम हो गया, जिसमें देखो प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सबस्टांस, ये तो थर्मोडायनेमिक्स में आ गया, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स में आ गया, सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स में आ गया, आईसी इंजन मतलब थर्मल इंजीनियरिंग में ही आ गया, ठीक है। आईसी इंजन का बात करेंगे, एयर स्टैंडर्ड साइकिल, आईसी इंजन देखो, आईसी इंजन का सारा पार्ट में यहाँ पे लुब्रिकेशन हो गया, कूलिंग हो गया, रैंकाइल साइकिल हो गया, बॉयलर, अब चल जाओ बॉयलर वाला, स्टीम इंजन वाला पार्ट में चल गया, ठीक है। फिटिंग एसेसरीज सभी, ये कंप्रेसर वगैरह आ गया। देन अगर बात करेंगे तो रेफ्रिजरेशन वाला पार्ट आ गया, आरएसी वाला, आरएसी, ठीक है, जिसमें आपको प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेंट प्लांट, स्टीम नोजल, स्टीम टरबाइन, प्रॉपर्टी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द फ्लूइड्स, अब आ गया आपका एफएम, फ्लूइड मैकेनिक्स से अगर क्वेश्चन रहेगा, फ्लूइड स्टैटिक, मेजरमेंट ऑफ फ्लूइड प्रेशर, फ्लूइड काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स हो गया, मेजरमेंट ऑफ फ्लो, बेसिक प्रिंसिपल, हाइड्रोलिक टरबाइन। अब देखो ये आ गया मतलब मशीन वाला पार्ट, तो यहाँ से क्वेश्चन रहेगा। सिमिलर सिविल का बात करेंगे तो बिल्डिंग मटेरियल, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग, वैल्यूएशन, सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। स्ट्रक्चर का बात करेंगे तो यहाँ आ जाएगा थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, कंक्रीट, आरआरसी, ये सिविल का ही पार्ट है। तो आप देखोगे ना यहाँ पे तो ज़्यादा स्पेसिफाई आपको नहीं किया गया है। अब कहाँ से पता चलेगा, इसका सबसे रो डाटा है ना जहाँ से पता चलेगा, वो आप सिंपल उठाओ प्रीवियस ईयर का पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आप जाओ मिल जाएगा मार्केट में, यूथ पब्लिकेशन का ले सकते हो, ऐसा मेडीजी का ले सकते हो। वहाँ से आपको क्या पता चलेगा, सब्जेक्ट वाइज सजा के दिया जाता है उस सभी में कि भाई इस टॉपिक से इतना क्वेश्चन पूछा गया। वहाँ से आपको ये भी पता चलेगा कि भाई जैसे मान लो मैकेनिकल का बात करते हैं तो थ्योरी ऑफ मशीन से कितना क्वेश्चन पूछा गया है पिछला 10 साल में, तो आपको पता चलेगा कि इसमें मान लो 200 क्वेश्चन पूछा गया है, मशीन डिजाइन से 70 क्वेश्चन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से 100 क्वेश्चन। तो आपको पता चलेगा कौन सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सब्जेक्ट कम है। उसमें से भी आपको पता चलेगा 200 थर्मोडायनेमिक्स टर्म में पूछा गया थ्योरी मशीन में, तो किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा गया, सिमिलरली हर आपके ब्रांच के लिए, तो वहाँ आइडिया पता चलेगा। तो ये सभी मेहनत करो पहले 10 दिन या 5 दिन,
वो डाटा कलेक्ट करो, सिलेबस को चिपकाओ अपने जहाँ पढ़ते हो, देन स्टार्ट करो। स्मार्ट तरीका अपनाओ डियर, स्मार्ट तरीका। और नहीं तो मुझे फॉलो करते रहो, हर चीज़ बताएंगे, ये सब चीज़ मैं आप लोग को बता दूंगा, वीडियो ला के शॉर्ट वीडियो सब बता दूंगा। मेहनत हम कर लेंगे, आप बस मेरा साथ दीजिए, मतलब पढ़िए बस, फ्री में सारा कोर्स तो मिला ही रहा हूँ, तो बस सपोर्ट करना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, मोटिवेट करना, ताकि आप लोग के लिए और मेहनत हम कर पाएँ। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। टेक्निकल सब्जेक्ट मैंने कह दिया यहाँ पे। अब बात करते हैं एलिजिबल क्राइटेरिया का। अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, देखो कौन कौन सा डिपार्टमेंट है आप जाओगे तो देखो बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है और डिपार्टमेंट है। लाइक CWC काफ़ी फेमस है, यू नो दैट, सेंट्रल वाटर कमीशन, जिसमें सिविल का भी है, मैकेनिकल का भी है। इसका CPWD काफ़ी फेमस है, ये भी आपका सिविल का, इलेक्ट्रिकल का देखने को मिलता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँगा MES, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, यू नो दैट, काफ़ी फेमस है, ये सिविल के लिए रहता है, इलेक्ट्रिकल के लिए रहता है और मैकेनिकल के लिए रहता है, तीनों के लिए रहता है। इसके बाद FBB यानी कि फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट, इसमें सिविल और इलेक्ट्रिकल दोनों के लिए मिलता है। दीज आर ऑल डिपार्टमेंट ऑफ SSC, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एज लिमिट डिपार्टमेंट वाइज। देखो डियर, अगर आप देखो यहाँ पे अप टू 32 ईयर, तो यानी कि अगर आप CPWD में जा रहे हो या फिर सेंट्रल वाटर कमीशन में जा रहे हो तो 32 साल आपको मैक्सिमम प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन अगर आप MES में जाना चाहते हो, बिकॉज यू नो दैट MES क्या होता है, आपका मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस है ना, यानी कि आर्म फोर्स है, तो यहाँ पे आपको 2 साल कम दिया जाता है, 30 ईयर। और अगर फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट में भी जाते हो तो यू नीड कम से कम, मतलब आपको थोड़ा 2 साल घट जाता, 30 ईयर तक यू कैन अप्लाई। लेकिन विदाउट रिलैक्सेशन, अभी मैं रिलैक्सेशन का भी बात करूंगा कितना मिलेगा, राइट, ये जनरल के लिए है। अगर यू आर फ्रॉम आपके कोई अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हो देन यू गेट एक्स्ट्रा बेनिफिट एज रिलैक्सेशन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे नाउ। और डिस्कस करते हैं अभी, जैसे अगर मैं बात करूँ 30 ईयर का हो गया फरक्का बैरेज का, मैकेनिकल का। अब बात करते हैं BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है, कभी कभी आपको लोकल एरिया में दिया जाता है, मतलब रोड ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, BRO में कभी आपको ऐसा लोकल एरिया जहाँ पे नेटवर्क का दिक्कत हो जाएगा, मतलब लाइफ को जीना, सस्टेन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ना मोबाइल का नेटवर्क रहेगा, ना इंटरटेन का कोई प्लेस रहेगा, ना मॉल रहेगा, मतलब जॉब के बाद। तो ये ध्यान रखना कि इसमें थोड़ा दिक्कत होता है। पैसा वैसा का बात नहीं है, पावर का बात नहीं है, लेकिन लाइफ का मैं कभी कभी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें भी सिविल का रहता है, इलेक्ट्रिकल का आपको देखने को मिलता है। अब बात करें सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च सेंटर का बात करेंगे तो इसमें सिविल का रहता है, इलेक्ट्रिकल का देखने को मिलता है और मैकेनिकल, तीनों का रहता है। सब में आप 30 देखने को मिलेगा, बाकी सब में बस 32 मिलता है। किसके लिए, सेंट्रल वाटर कमीशन और आपके सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी कि CPWD, उसके लिए 32 साल मिलता है। इसके बाद बात करेंगे नेवल में होता है, यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी इंश्योरेंस, इसमें मैकेनिकल का भी है, इलेक्ट्रिकल का भी है। और नाउ अगर बात करेंगे NTRO यानी कि नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ भी आपको 30 ईयर ही मिलता है, चाहे सिविल बात करें, इलेक्ट्रिकल बात करें या फिर मैकेनिकल बात करें। तो दीज आर ऑल डिपार्टमेंट। कितना अगर मैं बात करूँ, ये पहला डिपार्टमेंट हो गया, ये दूसरा डिपार्टमेंट हो गया, MES तीसरा डिपार्टमेंट हो गया, फरक्का बैरेज वाला 4th डिपार्टमेंट हो गया, BRO वाला 5th डिपार्टमेंट आपका हो गया, सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन वाला 6 हो गया। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे नेवल वाला तो 7 हो गया, एंड अगर मैं बात करूँ NTRO का तो 8। तो टोटल आपका 8 डिपार्टमेंट है जहाँ पे आप जॉब करते हो, ठीक है। अब चाहते हो अगर आपको, जैसे ये भी आप गाइडेंस सीरीज ला सकते हैं अगर आप चाहोगे तो, मैं लाऊंगा ही, ऑब्वियसली बात है। चाहे मैंने कहा ना आप लोग मत देखो, लेकिन जो बच्चा जानना चाहता है उसके लिए मैं जरूर लाऊंगा। लाइक हर डिपार्टमेंट में क्या काम रहता है, उसका क्या वर्क कल्चर रहता है, कितना टाइम रहता है, उसका प्रोफेशनल लाइफ कैसा होता है, सब चीज़ मैं बना दूंगा, ठीक है। चलिए बात करते आगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एज रिलैक्सेशन। मैंने कहा था नाले मिलेगा, तो अगर आप SC से बिलोंग करते हो या ST से बिलोंग करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 5 ईयर दिया जाएगा, मतलब 32 जहाँ मिल रहा है आपको, वहाँ पे आप 32 में 5 जोड़ देना, तो आपको यहाँ पे देख सकते हो कितना हो गया, यहाँ पे 37 ईयर आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आप OBC से बिलोंग करते हो तो 3 ईयर एक्स्ट्रा मिलेगा, तो 30 से अगर हो तो 30 में यहाँ 5 जोड़ देना और यहाँ पे 30 प्लस यहाँ पे 3 जोड़ देना, और या फिर 32 प्लस 3 जोड़ देना। कुछ के लिए 32 था ना, 2 पोस्ट के लिए, तो 3 ईयर एक्स्ट्रा। अगर आप PWD से हो तो 10 ईयर आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर PWD प्लस OBC हो तो 13 ईयर, और PWD प्लस ST हो तो 15 ईयर। एंड अगर आप एक्स सर्विसमैन से बिलोंग करते हो तो ये 3 ईयर दिया जाएगा आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, उसको छोड़ने के बाद आपको यहाँ पे दिया जाएगा एक्चुअल एज से, ठीक है। और अगर कोई आपका पर्सनल डिसेबिलिटी है तो तब भी आपको 3 ईयर दिया जाएगा। OBC से बिलोंग करते हो या जनरल से भी बिलोंग करते हो फिर भी 3 ईयर दिया जाएगा। एंड ST SC से हो तो आपको 8 ईयर दिया जाएगा अगर डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हो देन। तो दीज आर एज रिलैक्सेशन यू गेट इन SSC JEE
नाउ अगर बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। सर क्या होता है वो बता दीजिए। देखो पोस्ट वाइज में बात करूँ, देखो सिंपल में एक लाइन में कहूँ ना तो डियर, आप डिप्लोमा है या फिर डिग्री हो, दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो। डिप्लोमा और डिग्री दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये चीज़ क्लियर हो गया। बीटेक और बी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बीटेक बैचलर ऑफ टेक्निकल, यानी बीटेक 4th ईयर जो किया जाता है रेगुलर, और आप डिप्लोमा अगर किए हो जो भी ब्रांच है, जैसे मैकेनिकल का था, इलेक्ट्रिकल का, सिविल का था, तो आप अगर डिप्लोमा या फिर बीटेक की हो तो ये कर सकते हो। बस वही चीज़ यहाँ पे कहा गया। तो सबके लिए, जैसे अगर बात करेंगे सिविल का जूनियर इंजीनियर में, तो देखो यहाँ पे CPWD के लिए बी और बीटेक होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग की सिविल डिपार्टमेंट का। उसी तरह मैकेनिकल का और सिविल का अगर बात करेंगे तो सेंट्रल व सिंपल कहा गया है, BE और बीटेक और डिप्लोमा इन मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम दी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। उसी तरह इलेक्ट्रिकल का बात करेंगे तो BE बीटेक होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। सिमिलरली सबका सिंपल वही चीज़ कहा गया है। अगर मैं बात करूँ डिप्लोमा तो 3 ईयर कंप्लीट होना चाहिए, एंड अगर बीटेक तो 4 ईयर कंप्लीट होना चाहिए। समझ आया कि मेरी बात की नहीं, ये चीज़ आपसे कहा गया। अच्छा, यहाँ पे ये भी चीज़ नहीं कहा गया कि अगर आप डिप्लोमा टू डिग्री जाते हो तो फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हो, तब भी आप कर सकते हो, तो उसका भी आपको टेंशन नहीं लेना। अगर आपने डिप्लोमा किया D to D है, डिप्लोमा टू डिग्री, देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई दिस फॉर्म, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। अगर मैं बात करूँगा कुछ और चीज़ का, तो यहाँ पे देख सकते हो जैसे BE बीटेक मैकेनिकल कहा गया है, या फिर आप 3 ईयर डिप्लोमा इंजीनियरिंग में कहा गया है, ठीक है। एंड इंस्टीट्यूट विथ 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस, कहीं कहीं के लिए, जैसे जूनियर इंजीनियर अगर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले जाना चाहते हो तो कहीं कहीं के जैसे MES में जाना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि जैसे दो 3 ईयर इन डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट एंड विथ 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो कहीं कहीं पे आपको 2 एक्सपीरियंस, खासकर MES में कहा गया, यहाँ पे MES में कहा गया आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं जो आपको मांगा यहाँ पे जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पे टोटल चीज़ बता दिया आप लोग को। सिलेबस के बारे में बताया, एग्जाम पैटर्न के बारे में बताया, क्वालिफिकेशन क्या नीड है वो मैंने बताया, एलिजिबल क्राइटेरिया क्या होता है वो मैंने बताया, एज क्या था वो मैंने बताया। होप सो कि आप लोग को ये हेल्पफुल लगा होगा वीडियो। फिर भी कोई डाउट है, कुछ चीज़ क्वारी है, कुछ आपको पूछना है, तो यू कैन कमेंट मी, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। एंड कोर्स आपके लिए आने वाला फ्री में मैं कहना, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, सब आपको मिलेगा A to Z। एंड गाइडेंस सीरीज अभी बहुत सारा चीज़ आने वाला है, A to Z में आपको गाइड कर दूंगा, तो कहीं जाने का जरूरत नहीं है, आप लोग को बस यहाँ स्टे कनेक्टेड रहना, सब चीज़ आपको मिल जाएगा। तो चलिए गाइज, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक ले गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। अच्छे से मेहनत कीजिए, इलेक्शन आ रहा है तो ये वैकेंसी जो आएगा ये पक्का होगा एग्जाम। आपको ये नहीं सोचना कि सर ये डिले होगा, एग्जाम जो डेट दिया गया ना वो लेगा ही लेगा। रीजन क्या है? इलेक्शन का। तो वो अपना बेनिफिट देख रहे हैं, तो आप अपना बेनिफिट देखो। इस तरह का फिर से बेनिफिट आपको मिलेगा नहीं डियर। फिर 24 के बाद आप 4 साल वेट करो या 5 साल वेट करो, तब आएगा इलेक्शन के टाइम पे। तो आपको अगर वो फायदा उठा रही है तो आपको भी फायदा उठाना। गवर्नमेंट अभी देखो कर ही नहीं सकती है ना, इसको डिले वगैरह कर नहीं सकती क्योंकि आगे उसका इलेक्शन है। तो वो अपने, ऑब्वियसली बात, सब जो है ना अपना देखता है, तो आप भी अपना देखो। आप जानो कि भाई अभी गवर्नमेंट जो है उसको पता है कि अभी हमको लाना ही पड़ेगा, तो आप अपना देखो। याद करो इससे पहले जब आया था इलेक्शन, उस टाइम पीरियड में ग्रुप डी का भी आया था, RRB JEE का भी आया था, SSC का भी अच्छा खासा वैकेंसी आया था, एंड सेंट्रल में और सारे कई वैकेंसी आया था, फोर्सेस में आया था, आर्म फोर्सेस में भी आया था, सबका हो गया था सब चीज़। हाँ, अलग बात है कि डिले किसी का जो ज्वाइनिंग लेटर है वो डिले होता है, लेकिन अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो, डिले होता है लेकिन आपको श्योर तो रहते हैं ना, एक रिलैक्स मिलता है आपको, टेंशन नहीं दिमाग में दौड़ता है कि मैं करूँगा क्या करूँगा, क्योंकि आपको पता है कि सर मैंने क्वालिफाई कर लिया है, आज नहीं तो कल ज्वाइनिंग तो आ ही जाएगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा कि मेरिट लिस्ट आने के बाद आपको छाट दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। 1 साल लगे, 2 साल लगे, 6 महीने लगे, 4 महीने लगे, आ ही जाएगा, तो वो रिलैक्सेशन मिलता है। तो आपको करेक्ट टाइम है। एंड ये इतना जल्दी क्यों आया मैं बता चुका हूँ पिछला वीडियो में, जाकर देख लेना। लेकिन समझो क्योंकि वो प्रेशर है, क्योंकि 2.5 से 3 लाख, मैंने कहा था ना, एक वीडियो लाया था, PM मोदी द्वारा कहा गया था, हमारे रिस्पेक्टेड PM के द्वारा, कि अगले 18 मंथ के आसपास में 2.5 से 3 लाख जो है नया रिक्रूटमेंट आएगा। तो 2023 में बहुत सारी वैकेंसी SSC लाएगी, इसलिए इसको जल्दी करा रही, क्योंकि उस टाइम पे और ज़्यादा बर्डन क्रिएट हो जाएगा। और ये कब से बैकअप चल रहा है, 2021 में नहीं हुआ, 22 में नहीं हुआ, तो इसको तो लाना ही था। गॉट इट। एंड अभी RRB JEE का आने वाला, बहुत सारे वैकेंसी देखने को मिलेगा आपका, मच वेटेड वैकेंसी है जो वेट कर रहा है। तो आप लोग को तैयारी तो अभी से कर देना है, राइट। चलिए डियर, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, बाय बाय।